जय हिंद देश के निर्माताओं। चले आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रेसिडेंट साहब के साथ। फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट हम कर रहे थे, तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये दोनों पार्ट्स हम कर चुके हैं। अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप पिछली वीडियो रेफर कर सकते हैं, हमसे सीधी बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर्स, पोर्टल सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम कुछ इसके अलावा कुछ ऐसी पावर्स करने जा रहे हैं जो प्रेसिडेंट साहब को खास तौर पे उनको कॉम्प्लीमेंट करती हैं। चीज़ें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जैसे मिलिट्री पावर्स हो जाएंगी, ठीक है, वो हम लिखने जा रहे हैं। तो कुछ मिलिट्री पावर्स हैं, कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, राइट, कुछ जुडिशियल पावर्स हैं। क्या यही है? मेन तौर पे एक चीज और है, वो है फाइनेंशियल पावर्स, राइट। तो यहां पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये दोनों चीजें बहुत छोटी हैं पर अपने आप में इतनी इनमें अखंडता है, इतनी इनमें डाइवर्सिटी है कि भारत का जितना भी वर्ल्ड के साथ जियोपॉलिटिकली कोई भी कनेक्शन जुड़ता है, चाहे तो कॉमकास एग्रीमेंट है जो हम अमेरिका के साथ रखते हैं, चाहे रशिया से हम कुछ परचेजिंग करते हैं, या डिप्लोमेटिकली कुछ भी उनके साथ हमारा डायलॉग ओपन होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट साहब के नाम पे चलता है, राइट। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, राइट। दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर कि जो कुछ भी करेगा हेड ऑफ स्टेट करेगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं करेंगे, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नहीं करेंगे। कौन करेगा? हेड ऑफ स्टेट करेगा। हु इज द हेड ऑफ स्टेट? प्रेसिडेंट। तो जो कुछ भी डिप्लोमेटिक होगा वो होगा अंडर द सील ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर? देन कम्स मिलिट्री। यहां पे प्रेसिडेंट साहब इज सुप्रीम कमांडर, राइट। किसके? मिलिट्री के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो जब भी अगर कोई डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होती है तो वो किसके नाम पे होगी? कौन करेगा, कौन डिक्लेयर करेगा वॉर? इट वुड बी कमांडर इन चीफ, राइट, ऐसे। देन कम्स जुडिशियल। तो जुडिशियल को देखने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि जुडिशियल सिस्टम हमारे भारत में काम कैसे करता है। तो अगर आप कभी भी गांव, शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो वहाँ पे हम देखते हैं हमारे यहाँ पे कोर्ट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। सिविल जज के कोर्ट होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, तहसीलदार के कोर्ट्स होते हैं, एसडीएम साहब के कोर्ट्स होते हैं, डीसी के कोर्ट्स होते हैं जिसको डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, राइट। तो ये सारे जो कोर्ट्स हैं ये तो एक नीचे से शुरुआत कर रहे हैं। स्टेट में जो सबसे बड़ा कोर्ट है दैट इज हाई कोर्ट, राइट। तो हाई कोर्ट के ऊपर जो कोर्ट है, जो भारत का कोर्ट है, वो है सुप्रीम कोर्ट। और उनके ऊपर क्या कुछ है? उनके ऊपर हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, एंड ही इज ऑल पावरफुल, सबसे ज्यादा ताकत वाले हैं, सबसे ज्यादा उनके पास रुतबा है, ताकत है। तो ये जो यहां पे ये चीज आएगी, ये आप ध्यान में रखें कि क्योंकि प्रेसिडेंट साहब है, अगर आपको याद हो तो हमने अपॉइंटमेंट्स किए थे, राइट। हमने ये देखा था कि घर पे जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ड्यूटीज लगा देते हैं, तो यहां पे भी प्रेसिडेंट साहब किसकी ड्यूटी लगा रहे हैं? जजेस की। कौन कौन से जजेस की? सबसे बड़े जजेस, दैट इज चीफ जस्टिस की। और इनके अलावा जो दूसरे जज हैं। अब चीफ जस्टिस किसके? इंडिया के, यस। सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं और सबसे जो बड़े जज हैं वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वाइल ऑन द सेकेंड हैंड जो हमारे स्टेट्स हैं उनके भी चीफ जस्टिस होंगे, जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं उनके भी चीफ जस्टिस होंगे, और उनका क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स। तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स जुडिशियल पावर्स के अंडर आ गई। क्या इसके अलावा भी कुछ है? क्या ऐसा कुछ है जो प्रेसिडेंट साहब के पास ही है और
वो सुप्रीम कोर्ट को क्या किसी तरीके से यूज कर सकते हैं, किसी तरह उनकी एक्सपर्टीज को टाइम आने के दौरान उसका फायदा उठा सकते हैं? जी हाँ। तो इनके पास एक ताकत है कि ये सुप्रीम कोर्ट से उनकी जो एक्सपर्टीज है उसके बारे में वो राय ले सकें, राइट। तो इसको एडवाइस कहेंगे हम। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो ये सारा कुछ प्रेजेंट साहब कर सकते हैं। एक चीज और भी कर सकते हैं, और वो जो चीज है वो हमारे भारत में कई बार हम फिल्म्स में देखते हैं, वो कई बार किसी आदमी को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर या किसी और ग्राउंड्स के ऊपर जो भी प्रेजेंट साहब सही समझे, सटीक समझे, उनकी जो पनिशमेंट है उसको बदल दिया जाता है, बदल सकते हैं। कौन? प्रेजेंट साहब। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको लिख के बताना चाहता हूँ, अभी तक हमने किसी भी तरीके से आर्टिकल को कोट नहीं किया, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल क्या कह रहा है, हमने उनका बेस समझ लिया। बहुत विशाल जो बेस था जिसकी जड़ें इधर उधर जा रही थी, वो हमने पूर्णतः उसको समझने की कोशिश की। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ आर्टिकल नंबर 72, और चलो 72 तक ही रखते हैं क्योंकि गवर्नर के साथ भी ये पावर जुड़ी हैं तो वो भी बात नहीं करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 72 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं कि शक्तिशाली में और रिस्पेक्टेबल में हैं, हमारे फर्स्ट सिटीजन हैं। तो उनके कहने पर अगर उनको लगता है तो हम कोर्ट्स जो भी सजा सुनाते हैं तो हम उसको बदल सकते हैं। कैसे कैसे? 5 तरीके से हो सकती है चीज। पार्डन हो सकता है, राइट। रिमिशन हो सकती है। तो पहले इन दोनों को समझते हैं कि ये चीज क्या है, राइट। तो जो पार्डन है, देखिए 2 तरह से सजा माफ हो जाएगी। बिल्कुल पार्डन में तो बिल्कुल ही माफ हो जाएगी, कंप्लीटली। डी कन्विक्ट, बिल्कुल ही उनका जो सजा वो माफ होगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे आती है रिमिशन। इसमें सजा कुछ कम कर दी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको बरी कर दिया, इसमें सजा कुछ कम हो जाएगी। तो पार्शल, ठीक है जी। फिर उसके बाद कम्यूटेशन आ जाती है, एक कम्यूटेशन आ जाती है। उसके बाद रिस्पाइट आ जाती है। कम्यूटेशन में सब्स्टिट्यूशन हो जाती है चीज़ की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को फांसी की सज़ा हो तो उनको उम्र कैद में बदल देना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन हो गई। राइट। फिर उसके बाद रिस्पाइट आ जाता है। रिस्पाइट में इसमें क्या होगा, इसमें लेसर हो जाएगा सेंटेंस। अगर 10 साल की सजा थी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और इसके अलावा रह गया रिमिट, रह गया रिप्राइव, रह गया रिप्रिविजन। इसमें स्टे हो जाता है। किस पे? जो भी सजा दी है उसके ऊपर स्टे हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से कई चीजें हमारे सामने हम देख रहे हैं। जुडिशियली प्रेसिडेंट साहब के पास एक तो सबसे बड़े न्यायाधीश का रुतबा जाता है, जो कि अपने दिमाग से सोचकर अपनी राय के हिसाब से सजा को, सेंटेंस को बदल सकता है, माफ कर सकते हैं या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो उनको ठीक लगे, बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स और एनीथिंग एल्स विच ही डीम्स फिट। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो उसके बाद फाइनेंशियल पावर्स आ जाती हैं। अब फाइनेंशियल पावर्स क्या कहती हैं? फाइनेंशियल पावर्स आर वेरी सिंपल। फाइनेंसिस डील्स विद मनी। अगर हमारे पास जो खजाना है उसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
तो इसको थोड़ा सा हम फाइनेंशियल पावर्स शुरू करने जा रहे हैं। उसको समझने से पहले आपको ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि खजाना क्या चीज़ है। हाउ इज़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड ऑफ आवर कंट्री। और दूसरी बात, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड फंड है, मतलब संविधान में इसका वर्णन आपको मिलेगा। तो इसीलिए ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कंसोलिडेटेड फंड में, जिसको हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, अगर तो इसमें से कुछ भी आपको निकालना है, वो कौन निकालेगा? वो निकालेगी सरकार। कैसे निकालेगी? बहुत सारे बिल्स होते हैं, मनी बिल्स कहते हैं उनको। मनी मतलब पैसा, पैसे के साथ लेन देन वाले बिल्स। तो इसमें जमा होगा, मतलब टैक्स इकट्ठा करना है, मनी बिल। पैसे निकालने हैं, एप्रोप्रिएशन बिल्स। ठीक है, ये दो तरह के बिल्स होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? बिल्स इंट्रोड्यूस करती है। कौन कौन से? चाहे तो मनी बिल्स हैं, चाहे एप्रोप्रिएशन बिल्स हैं। एप्रोप्रिएशन बेसिकली पैसे के लेन देन के साथ ही जुड़ी हुई है, तो इसीलिए हम उसको मनी बिल का एक अलग से कैटेगरी रखते हैं। तो मनी बिल भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं इनकी, तो उनको भी समझेंगे। बट लेट अस कंटेन दिस डिस्कशन अप टू अ सर्टन डेकोरम, राइट। तो ये हमारा ये डेकोरम है कि हम CFI गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट को लेके चलेंगे, बिल्स में हम नहीं घुसेंगे। तो हमारा ये कि गवर्नमेंट ने बिल इंट्रोड्यूस करना है, तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी रिकमेंडेशन पे होगा एक चीज़। ठीक है जी, इनकी रिकमेंडेशन पे होगा। मतलब बाद में मनी बिल के ऊपर प्रेसिडेंट साहब ये नहीं कहेंगे कि मैं साइन नहीं करूँगा, वो उनसे पहले से पूछ के साइन करवा लिए जाते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। तो रिकमेंडेशन मतलब उनका काम पहले ही ख़त्म हो गया। नाउ व्हाट? अब दूसरी चीज़, अब पैसा कितना जमा हो रहा है, कितने हमारे पास टैक्स आ रहे हैं, या कितना हमारे से खजाने से पैसा जाएगा एक साल का, उसे कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज बजट। क्लियर? सो ये भी चीज़ होगी। प्रेसिडेंट साहब का रोल है, बिल्कुल है। ये भी एक तरह का एक बहुत विशाल मनी बिल है। तो प्रेसिडेंट साहब की रिकमेंडेशन, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक है आपकी सोचने की क्षमता। फिर उसके बाद क्या और भी कुछ हो सकता है? CFI को बेसिकली हम खजाने के तौर पे देखें तो इतना ही कुछ होगा। एक चीज़ प्रेसिडेंट साहब और करते हैं, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी जब अपॉइंटमेंट्स किए थे। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे अलग से लिखते हैं फाइनेंशियल में कि प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे। अब फाइनेंस कमीशन क्या होता है? ये टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट साहब गठन करते हैं एक कमीशन का, जिसका काम क्या है? उसका काम ये है कि हमारे जो CFI के ऊपर एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, या अलग अलग स्टेट्स और सेंटर के बीच में टैक्सेस की अप्रोप्रिएशन हो रही है, एक्सक्यूज मी, तो वो जो अप्रोप्रिएशन हो रही है वो किस तरह होनी है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, ग्रांट्स वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ, इसका सारे का विश्लेषण करके जो फाइनेंस कमीशन है वो प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट देता है। आई होप इट इज़ क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, या पंजाब में रह रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में रहा जा रहा है, तो वहाँ पे हमारे से सरकार GST कलेक्ट करती है, एंड दिस GST इज देन बाइफरकेटेड between two parties, that is center and state, and the appropriation amount is based on the recommendations of finance commission. I hope it is clear. So now moving on, इसके बाद कहानी थोड़ी सी अब अलग तरीके से समझेंगे। अब बिल्स को थोड़ा सा बीच में समझने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ और बता देता हूं, क्योंकि बात चली है ग्रांट्स की। या तो फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स
इन एड किसके लिए? स्टेट्स के लिए उसकी रेकमेंडेशन देता है। क्या देता है? रेकमेंडेशन देता है। रेकमेंडेशन को मानना किसके ऊपर है? गवर्नमेंट के ऊपर है। ये रेकमेंडेशन किसको देंगे? जो फाइनेंस कमीशन बैठेगा वो रेकमेंडेशन फाइल बना के प्रेसिडेंट साहब को दे देंगे और उनको बोलेंगे कि हमारे पास ये रेकमेंडेशंस हैं, आप उनमें से जो अच्छा लगे मान लो। तो उनकी मर्जी आमतौर पे पूर्णतः मानी जाती है, पर यू नो इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, राइट? सो आई एम सेइंग द गवर्नमेंट इज नॉट बाइंडेड by any of the recommendations that are being proposed by the finance commission set up under the financial powers of the head of the state, that is president. I hope it is crystal clear, right? So moving on, there are two more things that we are supposed to be very clear in this lecture, that is veto and ordinance. Yes, we had discussed ordinance in the I think in the last to last lecture. So what is the scope of discussing that ordinance here again? So in that part the topic of ordinance was discussed in a very small perspective. Now we are taking that power, ordinance power, from the executive powers and we are trying to enlarge the perspective, right? So इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं. जी सर, तो ऑर्डिनेंस ये हमने तब किया था जब हमने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स डिस्कस किए थे दैट आर एंटाइटल्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो इसको हम कहते थे लॉ मेकिंग पावर. अब ये लॉ मेकिंग पावर है क्या? इसमें प्रेसिडेंट साहब को ये इख्तियार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की राय पे, के निर्देश पे, के एडवाइस पे एक लॉ पारित करे. अब लॉ पारित करने का तरीका जो है वो ये है कि वो दोनों हाउसेस से पास होके प्रेसिडेंट की सील लग के लॉ बनेगा. यहाँ पे एक बाईपास है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान से समझिएगा. अगर लॉ बनाना है हमने, इफ़ वी आर सपोज टू मेक अ लॉ इन दिस कंट्री, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ये रास्ता अपनाना पड़ेगा. दो रास्ते हैं. तो पहला रास्ता ये है और दूसरा ये है. पहले लोकसभा या राज्यसभा में जाए, वहां से वो पास हो जाए एक हाउस से, फिर ये दूसरे हाउस में जाए. ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, तो इसमें से भी वो पारित हो जाए, फिर वो जाए प्रेसिडेंट साहब के पास, ये अपनी मोहर लगा दें, तो फिर बिल क्या बन जाएगा? लॉ या एक्ट, एज वी से. आई होप इट इज क्लियर. ये तो सीधी प्रक्रिया है, पर हमारे भारत में जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके पास एक और रास्ता है, उसे कहेंगे बाईपास वाला. तो ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. लॉ बनाने के लिए ये सारा कुछ बाईपास कर दो.
ये बाईपास हो जाएगा। अब ये बाईपास ऐसे कैसे हो जाएगा? हाउ इज इट पॉसिबल टू बाईपास 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? इट इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, राइट? दिस शुड बी वेरी क्लियर कि हमारा भारत जो उसका सारी गवर्नेंस है वो बच्चों का खेल नहीं है। तो अगर पार्लियामेंट नियम नहीं बनाएगा और उसको बाईपास करना शुरू कर देंगे तो उससे क्या हमारे भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा? दैट इज ए डायरेक्ट ब्लॉट ऑन आवर डेमोक्रेसी। पर ऐसा होता क्यों नहीं है? वाई इज इट नॉट टेकन इन दैट परस्पेक्टिव? वाई इट इज टेकन ओपन माइंडेडली एंड यूज्ड वेरी ऑफन? ऐसा है क्यों? वो इसलिए है सर क्योंकि हमने एक क्लॉज लगा दी बाईपास करने के लिए। बाईपास तब होगा जब दोनों हाउसेस सेशन में नहीं होंगे। When houses are not in session, ये तभी बाईपास होगा। तो यहां पे एक छोटा सा प्रश्न आ जाता है जो अक्सर एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी होशियारी और आपकी समझ सूझबूझ यहां से साबित हो जाएगी। अगर एक हाउस सेशन में हो और दूसरा छुट्टी मनाने के लिए गया हो तो बताइए क्या फिर ऑर्डिनेंस पास हो सकती है? दिस इज वर्थ ड्वेलिंग कि ये ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो सर इसका आंसर आप भी दे सकते हैं, आप सोच भी सकते हैं, पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। पर यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं लॉ मेकिंग के लिए या तो दोनों हाउसेस सेशन में ना हो, नियम नहीं बनेगा, सिंपल। अगर एक हाउस भी सेशन में ना हो, मान लो H2 सेशन में नहीं है, क्या नियम बन सकता है? नहीं बन सकता, राइट? आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो या तो हाउस या हाउसेस ये सेशन में ना हो तो आई होप इट इज क्लियर, राइट? सो दिस इज द मेन थिंग दैट इज द बेस ऑफ ऑर्डिनेंस, पासिंग एन ऑर्डिनेंस। तो आप ये बताइए प्रेसिडेंट साहब कुछ भी करें, राइट? कुछ भी करें, हमने ये बोला है, हमने माना है कि वो हमारे जो न्याय प्रणाली है, जो हमारा जुडिशरी है, उसके भी ऊपर के सर के ताज हैं। तो क्या अगर वो ऑर्डिनेंस का काम मैलाफाइड तरीके से हो जाए, किसी तरीके से, यू नेवर नो, है ना? आप जानते हो कि ये कभी बूझा नहीं जा सकता। तो उसका क्या हमारे पास निदान है कोई? इज देयर ए सोल्यूशन फॉर सच ए मॉडिफाइड एक्शन? यस, देयर इज ए सोल्यूशन। तो सर वो सोल्यूशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट में अगर मालाफाइड हो जाए, तो मालाफाइड का मतलब शैतानी हो जाए किसी तरीके से, तो अगर शैतानी हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर केस चल सकता है। अजीबोगरीब बात, प्रेसिडेंट साहब अपनी सोच समझ के हिसाब से चलेंगे, अगर वो उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा। कौन कहता है? पहले था? जी नहीं। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि एक कहानी बनाएंगे, कहानी सुनाएंगे आपको सारी प्रेसिडेंटशिप की, कब क्या कैसे हुआ, राइट? तो उसकी एक झलक मैं आपको देने जा रहा हूँ। क्या हुआ काफ़ी देर पहले, राइट, आज़ादी के लगभग 25-30 साल बाद एक केस आया जिसका नाम था कॉपर्स केस। कॉपर्स केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हो गया, ये मतलब रूलिंग हो गई, ये उन्होंने फैसला लिया कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे जो मॉडिफाइड करैक्टर होगा उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, राइट? फिर उसके बाद हमारे जो पार्लियामेंट है वहां पे एक अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया। प्रेसिडेंट की पोजीशन को, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट में, उनके ऊपर कोई भी इस तरह की मतलब धब्बेबाजी ना लगे, इसके लिए उनको एक अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ा, कानून बनाना पड़ा। उसे कहा था 38th अमेंडमेंट एक्ट, राइट?
तो इसमें ये कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्रेसिडेंट साहब महान है, ऐसा नहीं करेंगे। फिर बाद में पार्लियामेंट ने ही ये वाली चीज, इसका खंडन करते हुए 44th अमेंडमेंट एक्ट पारित किया, जिसमें ये चीज सुप्रीम कोर्ट के साथ जोड़ दी गई कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आप ये देखें कि ये क्या असल में ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। राइट, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अब तीसरी चीज, अब ऑर्डिनेंस खत्म कैसे होगी? ऑर्डिनेंस खत्म हो सकती है, पहले तो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी? हाउस सेशन में आ गए, 6 हफ्तों का टाइम मिलता है। अगर 6 हफ्तों में हो गया कुछ, पास हो गई, कौन पास करेगा? हाउसेस। पास हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो खत्म हो गया, बस इतना काम है। एक चीज अब और समझने लायक है, कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके पास ऐसी और क्या चीज है जो उनको बाकी की हर हस्ती से अलग कर देती है? वो है वीटो। दैट इज वीटो। अब वीटो क्या चीज है? वीटो है अपनी मन मर्जी करने की ताकत। दिस इज वीटो। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। इफ यू, let us say there are 5 pairs of jeans and you are given that you should at least choose one, right? कम से कम एक तो उठानी है, आपको उसमें से कोई पसंद नहीं, पर फिर भी you are supposed to choose one. What will you do? You have to choose. President साहब, veto, it means you can say no. This is veto, right? सो अगर आपके पास एक बिल है जो कि हाउस 1 के जरिए पास हो गया, हाउस 2 पे भी पास हो गया, अब आ गया वो प्रेसिडेंट साहब के पास। अब प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट साहब क्या ना कर सकते हैं? जी, या तो वो बिल पे यस कर दें, ये तो बात खत्म ही होगी ना। अब हमने ये देखना है कि वो वीटो कैसे लगाते हैं, किस किस तरह से वो ना कर सकते हैं, किस किस तरह से उस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं या विद होल्ड कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले है पॉकेट। अब पॉकेट क्या होती है? पॉकेट का मतलब सर ये होता है कि जेब में डालो और भूल जाओ। कई बार हमारी जेब में से ऐसी ऐसी चीज़ें निकल आती हैं जो हम भूल गए होते हैं रख के। Who knows? पैसे निकल आते हैं, 1-2 रुपए निकल आते हैं, राइट? सो दिस इज रखो और भूल जाओ, मतलब नो एक्शन, कोई एक्शन ही नहीं लेना। बिल आया प्रेसिडेंट साहब के पास, प्रेसिडेंट साहब ने उसको ड्रॉर में रखा, भूल गए, सिंपल, राइट? दूसरी चीज आ जाती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है साइन ना करना, विद होल्ड द असेंट, विद होल्ड कर लेना। अब सर आप पूछोगे कि भी सर कितनी देर साइन नहीं करेंगे, साइन तो करना पड़ेगा, ये वो है ना। ऐसा नहीं है सर, अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें बिल पे साइन होल्ड करने के लिए तो उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। वो इसलिए नहीं किया जा सकता, संवैधानिक तौर पर ये टाइम फ्रेम डिफाइंड नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये विद होल्ड हो जाएगा, 1 महीना, 14 दिन, 1.5 महीना। हाँ, ये ध्यान में रखें बात, ये जो सारी चीज कर रहे हैं ये मनी बिल पर अप्लाई नहीं होती। ये मेरे ख्याल में आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही प्रायर रिकमेंडेशन पर इंट्रोड्यूस होता है। तो ये सारा कुछ मनी बिल पे नहीं चलेगा, राइट?
क्या इसके अलावा और भी कुछ है जी? बिल्कुल है। इसके बाद आ जाती है क्वालिफाइड। जो क्वालिफाइड है, ये देखिए, और दूसरी है सस्पेंसिव। क्वालिफाइड का मतलब इन्होंने पारित किया, प्रेसिडेंट साहब ने वापस भेज दिया, इसको रिटर्न कर दिया। यहां पे देखिए रिटर्न नहीं किया गया, रिटर्न नहीं किया, रिटर्न नहीं किया, यहां पे रिटर्न कर दिया। फिर क्या किया, हाउसेस ने हायर मेजॉरिटी के साथ दोबारा भेज दिया कि सर हम तो करेंगे ही करेंगे, हमें कुछ नहीं पता, जो हमने बनाया वो बिल्कुल सही है। इसमें हायर मेजॉरिटी के साथ दोबारा भेज दिया तो पारित होगा। फिर उसके बाद ये समझ आ रही है आपको? अब इसमें भी रिटर्न किया। अब यहां पे हायर मेजॉरिटी नहीं है, यहां पे सिंपल ही मेजॉरिटी है। तो ऐसे करके ये चीजें बनके तैयार होती हैं। तो यहां पे प्रेसिडेंट साहब की जो मेन पावर्स है वो खत्म हो जाती है। क्लियर? अब आगे आता है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट साहब का, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनका प्रेसिडेंट साहब के साथ क्या रिलेशन है, कैसे है, वो आने वाले टाइम में हम कवर अप करेंगे। पर अगला हमारा जो मोटिव होगा चीज़ों को सीखने का, वो ये है कि हम जुडिशरी को लेके चलेंगे। अब किस तरह जुडिशरी को लेके चलेंगे, क्योंकि हमने प्रेसिडेंट साहब की पावर्स की है, इसमें जुडिशियल पावर्स आ जाती हैं, तो उसको अगर हम यहाँ पे रख के इसको थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छे से हम उसको कन्वर्ज कर सकते हैं। तो मिलते हैं, थैंक यू।